जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र क्या है और पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पाचन तंत्र इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, पाचन तंत्र किसे कहते हैं तो वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए, सामूहिक रूप से बोल रहा है। इसमें सामूहिक का मतलब क्या है कि इसमें एक अंग नहीं मिलेंगे, बहुत सारे अंग मिलकर पाचन तंत्र का काम करेंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जटिल भोजन का मतलब क्या होता है कि कठिन भोजन, मतलब कठिन से कठिन भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है, उसे ही कहते हैं पाचन तंत्र। आइए हम जानते हैं कि पाचन तंत्र दो भागों में बांटा होता है। पाचन तंत्र कितने भागों में बांटा होता है? दो भागों में। देखिए, पहला होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचन ग्रंथि। आइए हम जानते हैं आहार नाल के बारे में। देखिए, आहार नाल यानी कि आहार प्लस नाल, यानी कि आहार प्लस नाल का मतलब क्या होता है कि आहार मतलब कि भोजन और नाल मतलब कि नली। जिसमें भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। देखिए, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है, यानी कि मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुहा तक रहता है। देखिए, पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है, यानी कि जब तक भोजन नहीं पचता रहता है ना, जब तक नहीं पचता है तब तक यह भोजन कहाँ रहता है? आहार नाल में ही रहता है। देखिए, आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है, यानी कि मुख गुहा से लेकर और गुदा तक ये आहार नाल बोले जाते हैं। ये लगभग कितनी होती है? 32 फीट होती है। इस आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, ठीक ना, आमाशय और क्या है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। देखिए, आहार नाल के अंतर्गत, यानी कि आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। आइए अब हम जानते हैं पाचन ग्रंथि के बारे में। देखिए, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। कहने का मतलब, देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए कोई ना कोई मतलब कि एंजाइम का होना जरूरी होता है ना। तो इसीलिए देखिए, इसमें क्या है कि ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इस पाचन ग्रंथि के अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। देखिए, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है, यानी जब हम भोजन को ना जब हम अपने मुंह में डालते हैं तो वहीं से पाचन की क्रिया मतलब चालू हो जाता है। तो इसमें लिखा गया है कि पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है और पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि भोजन जब हम करते हैं ना तो भली भात अच्छी तरह से एकदम पच जाते हैं। किस आंत में? तो छोटी आंत में। और देखिए, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, यानी कि जब हम पानी पीते हैं तो ये डायरेक्ट ना कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। हाँ, और एक बात यह है कि जल कभी पचता नहीं है, ये डायरेक्ट चल जाता है कहाँ? बड़ी आंत में। ये अब हम जानते हैं मुख गुहा। देखिए, इंग्लिश में बोला जाता है वोकल कैविटी। वोकल कैविटी मतलब होता है मुख गुहा। देखिए, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। देखिए, गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। जैसे मान लीजिए कि पेट में अगर खाली स्थान है तो उसको बोलते हैं उदर गुहा, और कपाल में खाली स्थान है तो उसे क्या बोलते हैं? कपाल गुहा। और वही अगर मुख में खाली स्थान है तो उसे क्या बोलेंगे? मुख गुहा। देखिए, मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। देखिए, जब तक भोजन मुंह में रहता है उसे बोलस कहते हैं। जब तक भोजन मुंह में रहता है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना, जब तक वही भोजन मुंह में रहता है उसे बोलस कहते हैं। अब देखिए लार ग्रंथि के बारे में। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड। देखिए, लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है, यानी कि प्रत्येक दिन कितना होता है? 1.5 लीटर, यानी कि 1 से 1.5 लीटर, ठीक ना। देखिए, अब हम जानते हैं लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम
निकलते हैं। देखिए, लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लार ग्रंथि में कौन सी मतलब कि एंजाइम निकलता है, तो टाइलिन एंजाइम। अब देखिए, लाइसोजाइम क्या करता है कि लाइसोजाइम एंजाइम ये कीटाणुओं को मार देता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे अपने मुंह में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो उस जब कुछ ना कुछ डालते रहते हैं तो उसके जो भी कुछ वस्तु अपने मुंह में रखते हैं तो उसमें कीटाणु जाते हैं, तो उसको कौन मारता है? लाइसोजाइम एंजाइम। अब देखिए, टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम ये स्टार्च या मंड यानी चोकर को शर्करा मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम रोटी खाते हैं तो उसमें भूसी हुई होती है, भूसी यानी चोकर, उसको कौन पचाता है? देखिए, उसको पचाने का काम करता है टाइलिन तथा डाइस्टेज। अब देखिए, म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा यानी कि लसलसा बना देता है। जैसे कि हम जब भोजन को चबाते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा से लसलसा बनाने का काम कौन करता है? म्यूलिन एंजाइम करता है। क्यों? देखिए, क्योंकि अगर वो चिपचिपा नहीं हो पाएगा तो हम उसको मतलब आसानी से नहीं निकल पाएंगे, यानी कि नहीं उसको हम अंदर ले जा पाएंगे। देखिए, म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा यानी कि लसलसा बना देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। आइए अब दूसरा, लार ग्रंथि 3 जोड़ी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पैराटिड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? पैराटिड ग्रंथि होती है। और उसके बाद देखिए, अब होता है सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो सबसे छोटा हो जाएगा सब लिंगुअल और सबसे बड़ा पैराटिड ग्रंथि। अब देखिए, जब पैराटिड ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। देखिए, नोट में क्या है कि सांप में पैराटिड ग्रंथि होती है, जिससे मानव में पैराटिड ग्रंथि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्रंथि होता है ना, उसी तरह से ना सांप में पैराटिड ग्रंथि होती है। यही पैराटिड ग्रंथि में क्या होता है? जहर होता है, जिसे पॉइजन ग्लैंड यानी जहर की थैली कहते हैं। देखिए, सांप के दांत में जहर नहीं होता है। सांप के दांत में जहर नहीं होता है। किसमें होता है? तो पैराटिड ग्रंथि में जहर होता है। वो एक माध्यम होता है ना, जिससे दांत अपना मतलब कि चुभाता है, और उसी के माध्यम से क्या करता है? पैराटिड ग्रंथि से क्या छोड़ देता है? जहर छोड़ देता है। ठीक ना?